जो क्रिश्चियन कुकी लैंड और नागालैंड फॉर क्राइस्ट, ये सारे फ्रंट्स हैं, ये सारे वो सॉक पपेट होते हैं ना, हाथ किसी को होता है ऊपर ऐसे मोजा पहन के दिखता है ऐसे, हाँ हाँ ऐसे करते करते। तो आप ऐसे सोचें कि जो ये अमेरिकन सो कॉल्ड नेशनल डेमोक्रेसी एंडाउमेंट, रिपब्लिकन फंड फॉर एंडाउमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट के, यूएसएड के जितने प्रोग्राम होते हैं, ये जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है LGBTQ के नाम पे, दुनिया भर में हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इन लोगों ने रिक्रूट किया है, ट्रेन किया है, उनको ये टूल किट दिया गया है, उनके साथ उनके एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होते हैं और उनको बाकायदा ये बताया गया है कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करके, पब्लिक मीटिंग का यूज़ करके माहौल इस तरह से बनाना चाहिए। वो इन ऑल रिस्पेक्ट्स CIA के एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। ऑलरेडी कोवर्ट फ्रंट पे वो वॉर डिक्लेयर्ड है हमारा उनके साथ, उसको बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं अभी इस वक्त। इंटेलिजेंस के फील्ड में किसी पे भी भरोसा किया जा नहीं सकता, ये पहला ही मंत्र है इंटेलिजेंस का, नोबडी कैन बी ट्रस्टेड। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो विदेशों से देख रहे हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में डिफेंस ऑफेंस के। आज हमारे साथ हैं राजीव कृष्ण शर्मा जी, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। बांग्लादेश के ऊपर जब रजीम चेंज हुआ था बांग्लादेश में, तब हमने उसके ऊपर तब एक कार्यक्रम किया था जी। और उसके बाद से बहुत सारे व्यूअर्स बार बार कह रहे थे कि राजीव जी को लेके आइए। आपने उस समय जो जो बातें कही थी वो सारी बातें एज इट इज निकली कि वही जमात इस्लामी वाले, वही छात्र शिविर वाले और वो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो चला था। आपने वो भी कहा था कि हु वाज स्लीपिंग ऑन ड्यूटी, वी डोंट नो स्टिल हु वाज स्लीपिंग ऑन ड्यूटी, बट वो हुआ खैर एनीवे। बट एक आर्ग्यूमेंट ये रहा था कि यार 15 साल से तो हम सक्सेसफुल हो रहे थे, हम हमेशा तो सक्सेसफुल नहीं रह सकते। अगर 15 साल के बाद अगर हम एक बार हम फेल भी हुए तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं रह सकते, कभी ना कभी आपको फेलियर का भी सामना करना ही पड़ेगा। बट हैव वी लर्नड आवर लेसन? यस। तो तब से लेकर के अभी तक जो चेंजेस हुए हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी वाले, अंसारुल बांग्ला, बहुत सारे जो कहा जा रहा है SSG के लोग बांग्लादेश पहुंचे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे जो बांग्लादेशी जमात इस्लामी वाले या छात्र शिविर वाले, इनको भेजा जा रहा है तरबेला, जहाँ पे SSG का ट्रेनिंग सेंटर है पाकिस्तान में, वहाँ तरबेला में वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि उसी KP में ही इस समय TTP अलग ही बवाल मचाए हुए है। सो फ्रॉम देन रजीम चेंज से अभी तक व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन हो गया है उन शक्तियों का जो भारत विरोधी ताकतें, जिन्होंने बहुत बड़ी षड्यंत्रों से, जिसके तहत बांग्लादेश में वो एक ब्लडी कू ऑर्गेनाइज किया था और उसको सक्सेसफुली एक स्टूडेंट अपराइजिंग का नाम दिया था और एक ग्लोबल नैरेटिव सक्सेसफुली प्लांट किया गया था कि बच्चों ने परेशान होकर रिजर्वेशन के खिलाफ एक आंदोलन किया है। तो जैसा आप बता रहे थे, हम लोग जो असेसमेंट किए थे वो इसलिए ठीक था क्योंकि हम लोग उसके पे काम कर रहे हैं। बांग्लादेश पे पिछले कई साल से भारत की बहुत पैनी नज़र रहती है हमेशा, और ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट्स के बारे में यहाँ पे कंप्लीटली अनअवेयर हो। डेवलपमेंट्स क्योंकि धीरे धीरे एस्केलेट तो कर ही रहे थे, लेकिन जिस गति से ये माहौल बदला है बांग्लादेश में, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। कू भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कू के बाद जिस तरह से वहाँ पे ये भारत विरोधी शक्तियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया है और उनके जो ग्लोबल सहयोगी हैं उन्होंने उनको मदद देना शुरू किया है। पाकिस्तान आर्मी खुलेआम ये ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करवा रही है। इट्स लाइक कैट आउट ऑफ द बैग, द मास्क इज़ ऑफ, द ग्लव्स आर आउट। अब वो उसका जो साजिश का घिनौना चेहरा है वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है, और भारत के लिए ये वो समय है जब भारत को एक स्ट्रैटेजिक कॉल लेनी पड़ेगी। ये जो आपने कहा कि हर 10, 15, 20 साल में कोई छोटा मोटा अगर सेटबैक लग जाए, ये उस तरह का नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा भयंकर घटनाक्रम है। ये इंडिया के लिए एक बहुत मेजर स्ट्रैटेजिक सेटबैक है, क्योंकि अब खुलेआम
वो पाकिस्तानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, वो एक एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान ही है। अभी इस वक्त का जो बांग्लादेश में जो रजीम है और जिस तरह की एक पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो सेंटर ऑफ पावर है, तो पाकिस्तान उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, जिस तरह से उन्होंने कू को ऑर्केस्ट्रेट किया था। तो ये एक बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। अब इस सेटबैक से हम किस तरह से बाहर आएं, इसके लिए एक बहुत मेजर कॉल लेने की ज़रूरत है। ये वो समय है जब भारत को निर्णय लेना पड़ेगा कि हम इस विषय का समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर नहीं चाहेंगे तो ये कैंसर की तरह अगले 100 साल हमें परेशान करेगा। न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में परेशान करेगा, बल्कि उड़ीसा में परेशान करेगा, बंगाल में परेशान करेगा। पाकिस्तान का इस तरह से वहाँ मजबूत होना एक बहुत मेजर स्ट्रेटजिक शौक है, जिसके चलते जो भारत के नीति निर्धारक हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें तुरंत अपने जो कंटिजेंसी प्लान्स हैं उनको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं पड़ेगा कभी ये एस्केलेट होता होता एकदम से ऑल आउट गुरिल्ला वॉरफेयर में बदल जाए, क्योंकि बहुत मात्रा में हथियार आ रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, रेडिकल तो लोग हो ही गए हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक ऑफ कोर्स फैल ही रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरह का माहौल क्रिएट कराया जा रहा है, बांग्लादेश में किसी तरह का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है नहीं, और इवेंचुअली एक ये जो सम एंड सब्सटेंसेस पूरी कहानी का निकलेगा, वो ये निकलेगा कि एक आउटबर्स्ट अगेंस्ट इंडिया के नाम पे वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार होएगा और उनको हिंदुस्तान भेजा जाएगा, फिर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होएगा। उसकी आड़ में बहुत सारे गुरिल्ला और ये जो शिकायती तत्व, शरारती तत्व और उग्रवादी तत्व हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास करेंगे। मेजर डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है। हमारे बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो फेंसिंग है, उसके बाद बीएसएफ है, लेकिन उसके बाद हमारा कोई ऐसा ऑल अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है। अगर एक बहुत हैवी इन्फ्लक्स उधर से होना शुरू हो जाए तो बेहतर ये रहेगा कि वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डिस्कशन, और स्ट्रेटेजिकली कुछ हार्ड कॉल्स लिए जाएं। ये इस वक्त अगर वो कॉल्स नहीं लिए जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में इंक्रीजिंगली उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी हमारे लिए। अब करना क्या चाहिए इसके बारे में कौन निर्णय करेगा और क्या वो कैसा कर पाएंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम इमीडिएटली इस विषय पे होना चाहिए कि इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू एट लीस्ट गेट अ फुट होल्ड बैक, कि जो हम बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल ही बाहर हैं उस गेम में, उसमें कम से कम हमारे पास ऐसा कुछ लेवरेज तो होना ही चाहिए जिस लेवरेज के चलते हम अपना पक्ष अथॉरिटेटिवली इस सरकार के सामने रख सकें कि ये चीज़ें हम नेगोशिएट करने सकते हैं और ये लोग ये चीज़ हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक कार्ड है नहीं। और बांग्लादेश जिस तरह से जिस दिशा में जा रहा है, अगर उसको रोका नहीं गया जल्दी तो वो आप समझ रहे हैं उसके परिणाम हो सकते हैं। तो मेरा ये आकलन है कि अगले 3 से 6 महीने के भीतर इंडिया की तरफ से कुछ प्रोएक्टिव एक्शन होने का आवश्यकता है, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डायलॉग वाइज, अक्रॉस ऑल फ्रंट एंगेजमेंट्स, और एंगेजमेंट विद अ विन विन माइंडसेट। अगेन वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको करीब रखें या हमारे लोग वहाँ पे हों जो हमें उनके बारे में जानकारी देते रह सकते हैं। हमारे कॉन्सुलेट्स वहाँ पे दोबारा ऑपरेशनल अगर हो जाए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हम अपने आप को उस गेम में वापस लेके आएंगे उतना जल्दी हम थोड़ा कुछ उसको इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले 3 से 6 महीने में वो एक मेजर हैसल क्रिएट करने वाला है। अराउंड मई जून, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान का सिचुएशन पाकिस्तान के साथ चल रहा है और ग्लोबली जिस तरह का एनवायरनमेंट है, उसके चलते ऐसा लग रहा है कि ये
किसी वाइडर एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। अब बार बार कॉन्स्पिरेसी शब्द लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से रजीम चेंज हुआ है, जिस तरह के समीकरण आपने यहाँ पे चैनल पर डिस्कशन किए हैं, सेंट मार्टिन, अराकान आइलैंड, तो ये जो गिरता हुआ अमेरिकन एम्पायर है, ये एक एज की तरह इस्तेमाल करना चाहता है जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ उससे इंडिया को और एक तरफ चाइना को, और पूरा ये जो इंडो चाइना वाला जो स्फीयर है उसको, अमेरिकन डिज़ाइंस किस तरह से इंडिया और चाइना अगर कोऑपरेट करके भी डिफीट कर पाए, तो उसके लिए इंडिया को इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि इंडिया को भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो चाइना के खिलाफ अमेरिका को इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता। ये जो क्वाड का नाम लेके हम चाइना के खिलाफ अमेरिका गेम खेल रहे थे, उसी के चलते हमें बांग्लादेश में ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। और उसी के चलते ऐसा लग रहा है कि अब ये जो अमेरिका का जो हम पिंसर स्ट्रैटेजी एक बार डिस्कस किए थे, कि वो पिंसर स्ट्रैटेजी के चलते तीनों चारों तरफ से इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक स्क्वीज किया जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो उससे को नेगोशिएट करने के लिए ब्रिक्स एक बहुत अच्छा फोरम है, और ब्रिक्स के फोरम पे रशिया और चाइना चाहते हैं कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें। तो उस फोरम का फ़ायदा उठा के कम से कम इंडिया को ये प्रो अमेरिका जो एक स्टांस बहुत लंबे समय से परसीव्ड है, उससे बाहर आके चाइना के साथ कम से कम लोकल इश्यूज़ पे, क्योंकि हमारा ट्रेड है उनके साथ बहुत ज़्यादा, और चाइना इस विषय पे सुनने के लिए ओपन रहता है। जहाँ पे उनका $100 बिलियन का ट्रेड होता है, तो वो सुनता ज़रूर है। तो बांग्लादेश के मुद्दे पे किस तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोऑपरेशन, कम से कम इस विषय पे एक सहमति हो सकती है, और उस पर काम किया जा सकता है, और वो किया जाना चाहिए। कैन चाइना बी ट्रस्टेड? China can be trusted where its interests are aligning with ours. I mean, at a point where its interests are opposed to us, of course, there will be no compromise from their side. But on certain points, for example, this American, whatever, diplomacy in the South Asian region, now it's a dangerous game that the Americans are playing. I mean, it is dangerous to the point कि अब सबको पता ही है कि अलकायदा भी उन्होंने बना रखा है। अभी सीरिया में जो सब कुछ हो रहा है, तो वो आतंकवादियों के सहारे जब स्टेट पॉलिसी अमेरिका जैसा स्टेट चला रहा है, और डॉलर के सहारे सेनाओं को खंडित करके, राष्ट्रों को खंडित करके वहाँ पे एक नया तरह का इतिहास सजा रहा है, और वो सब कार्यक्रम जब भारतवर्ष की तरफ आएगा, तो उससे निपटने के लिए डेफिनेटली हमारी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर पे हमारे पास ऐसे दोस्त हों जो हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिनके इंटरेस्ट अलाइंड है एटलीस्ट ट्रेड और कॉमर्स को लेके। हमारे चाइना के साथ ऐसा इस वक्त कोई स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है नहीं ट्रेड और कॉमर्स को लेके। वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम सर्विस करते हैं, और हमारा ऑलरेडी उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो वो अगर हम उनसे अमेरिका के विषय के ऊपर किसी बात के ऊपर सहमति बनाना चाहेंगे, वो बन सकती है कम से कम इस वक्त, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी मिडल ईस्ट के चलते, इजराइल के चलते, यूक्रेन के चलते एक परसेप्शन ऐसा हो गया है कि स्ट्रेटजिकली एक ये जो ब्रिक्स ब्लॉक है, ये अगले 3 से 5 साल में जो अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसको मिडिल ईस्ट और टर्की से पीछे और ईस्टर्न यूरोप से भी पीछे धकेल के सिर्फ वेस्टर्न यूरोप तक सीमित करने का है। तो अभी ये जो स्ट्रेटजिकली ग्लोबल चेस बोर्ड है, उस चेस बोर्ड की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में ये बांग्लादेश की सिचुएशन उनकी तरफ से रोपित एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जो अगर हम ठीक से उसको नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये हम सबको, एशिया को पूरे को परेशान करेगा हमेशा। क्योंकि जैसा आपको पता है, उन्होंने जैसे मिडल ईस्ट में इजराइल क्रिएट करा था, उसी तरह की वो एक स्टेट क्रिएट करवाना चाहते हैं यहाँ पे। वो जो नागालैंड के हिस्से, कोचुलिस से, ये म्यांमार के हिस्से, बांग्लादेश के हिस्से लेके ऐसी स्टेट जो जिससे दोनों तरफ नज़र रखी जा सके, जहाँ पे उनके बेसेस बन सके। तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट पे इजराइल के जरिए उन्होंने कंट्रोल मेंटेन किया है पिछले 70 साल में, उसी तरह से वो एशिया में भी अगले 70 साल कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं। और वो जो क्रिश्चियन कुकी लैंड और नागालैंड फॉर क्राइस्ट, जी, ये सारे फ्रंट्स हैं, ये सारे वो सॉक पपेट होते हैं ना, हाथ किसी को होता है ऊपर ऐसे मोजा पहन के, वो दिखता है ऐसे, हाँ हाँ ऐसे करते करते। तो आप ऐसे सोचिए कि जो ये अमेरिकन सो कॉल्ड
नेशनल डेमोक्रेसी एंडाउमेंट, रिपब्लिकन फंड फॉर एंडाउमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट के यूएसएड के जितने प्रोग्राम होते हैं, ये जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है एलजीबीटीक्यू के नाम पे, दुनिया भर में हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इन लोगों ने रिक्रूट किया है, ट्रेन किया है, उनको ये टूल किट दिया गया है, उनके साथ उनके एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होते हैं और उनको बाकायदा ये बताया गया है कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करके, पब्लिक मीटिंग्स का यूज़ करके माहौल इस तरह से बनाना चाहिए। वो इन ऑल रिस्पेक्ट्स CIA के एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं और ये सभी लोग इन इलाकों में किसी न किसी तरह का नाम लेके और एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं NGOs के तौर पे। और अब ये इस तरह का एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर देंगे कि क्रिश्चियंस आर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ दिस मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट क्लासेस व्हाटएवर, और वहाँ पे वो स्टेट का एक नैरेटिव शुरू हो जाएगा। तो इस मुद्दे के ऊपर हमको अगेन, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, दोनों तरह से प्रोएक्टिव, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिक, कॉमर्शियल एंगेजमेंट विद बांग्लादेश and having an understanding with China that we need to neutralize this. So you help us with this issue. और कोशिश करके किसी भी तरह से ब्रिक्स के जरिए हमको एक अमेरिका के साथ जो हमारी ये सो कॉल्ड परसीव्ड बहुत स्ट्रेटेजिक एक टाई है, उसको हल्का सा बैकफुट पे लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने पिछले जो 3 साल में हमारे साथ बर्ताव किया है वो दोस्ताना तो नहीं है। वो कहें कुछ भी, लेकिन जो कर रहा है वो बिल्कुल भी इस तरह को इंगित नहीं करता कि वो हमारे साथ कोई लॉन्ग टर्म में अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि वो खुलेआम हमारे अफसरों को, आपको पता ही है सारे विषय जो है, तो अमेरिका के ऊपर भरोसा करने का समय अब खत्म हो गया है। समन्स इशू कर रहे हैं कि अगर ये कोर्ट में अमेरिका में पेश हो सीनियर ऑफिसर्स, मतलब सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को, और जो ऑफिसर्स वहाँ ऑलरेडी सर्व कर रहे थे उनको डिपोर्ट कर देना, हाँ, और जो वैकेंसीज खाली हो रही हैं, मतलब जो पोस्टें खाली हो रही हैं बिकॉज सर्विंग ऑफिसर्स को आप पर्सोना नॉन ग्राटा अनऑफिशियली डिक्लेयर करके भिजवा रहे हो, और उसकी जगह जो नई रिक्रूटमेंट हो रही है वो आप आने ही नहीं दे रहे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। कोई मतलब यूएस में तो 3-3 साल से 4-4 साल से खाली पड़ी हुई है, कुछ तो 2 साल से खाली पड़ी है। ऑफिसर्स के साथ तो मतलब बहुत ही गलत दुर्व्यवहार हो रहा है। ऑलरेडी कोवर्ट फ्रंट पे वो वॉर डिक्लेयर्ड है हमारा उनके साथ, उसको बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं अभी इस वक्त। इंटेलिजेंस के फील्ड में किसी पे भी भरोसा किया जा नहीं सकता, ये पहला ही मंत्र है इंटेलिजेंस का, नोबडी कैन बी ट्रस्टेड। तो अमेरिका का जो हमारे साथ इंटेलिजेंस कोवर्ट फ्रंट पे जो डोमेस्टिक या एंटी काउंटर टेररिज्म जो भी कोऑपरेशन है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स है हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ायदा उठा के अमेरिका ने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है पिछले कई सालों में, और वो नुकसान अब इस तरह का डिपेंडेंसी हमारा क्रिएट कर चुका है कि हम उनके उस आभा मंडल और प्रभाव मंडल से निकल के बाहर इंडिपेंडेंटली सोचना ही बंद कर चुके हैं। इंटेलिजेंस के मसले पे पर फोर्स आप हमारी जो बिल्डिंगें पे देखेंगे तो उनकी बिल्डिंगों की नकलें दिखेंगी। वो माइंडसेट इस तरह का है कि यार इन लोगों को आता है सब कुछ और इन लोगों से हमने सीखा है, तो जैसे ये कह रहे हैं वैसे करते रहो। उसकी आड़ में वो लोग कौन सा गेम हमारे साथ खेल रहे हैं उसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है ना। वो सजगता रखती है, लेकिन कई ऐसे सिलसिले हुए हैं जहाँ पे उस सजगता के रहते भी अमेरिका हमारे साथ बहुत डर्टी गेम्स खेल के और बाकायदा निकल चुका है। अब वो गेम्स की जो इंटेंसिटी है और जो स्टेक्स हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो समय नहीं है कि किसी तरह का फॉल्स स्टेप इंडिया अफोर्ड कर सके, क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकली सबसे बड़ा प्राइस है वो ईरान और इंडिया ही है। जो सीरिया के बाद अब जो नेक्स्ट पूरा एक गेम घूमने वाला है वो ईरान पे घूमेगा और ईरान के बाद इंडिया पे घूमेगा, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना के साथ लड़ाई की बातें करते रह सकते हैं लेकिन वो लड़ेंगे नहीं। और इंडिया के साथ ऑफकोर्स क्योंकि वो जो पिंसर की हम बात कर रहे थे वो ऑलरेडी ऑन ही है, तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से इतना क्रिएट किया जा सकता है ना कि बाहर के रहने की जरूरत ना पड़े। तो कमिंग बैक टू दैट लोकल सिचुएशन, हम लोग को इस वक्त तुरंत वो कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिन कार्यक्रमों से हम अपनी अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस वाली डिपेंडेंसी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर आके इंडिपेंडेंट अपनी
कोवर्ट कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके और उसके साथ एज अ इक्वल फुटिंग टिट फॉर टैट उस गेम को स्ट्रेटेजिकली खेल पाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट आप मुझे बताइए, हार्डवेयर के लिए आप उन पे डिपेंडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के लिए मैं उसके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वैसे भी आप अपने इंटेलिजेंस के अपैरेटस के लिए भी आप हार्डवेयर के लिए उन पे डिपेंडेंट हैं, इक्विपमेंट्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए आप उन पे डिपेंडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के लिए आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपके यहाँ पे फिर एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट आ जाता है कि भाई आपके यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, बेसिकली वो उनके क्लाइंटल कहाँ पे, उनका क्लाइंटल सारा वही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है। तो ये जो आपके यहाँ पे जो लाखों करोड़ों बच्चा जो एम्प्लॉयड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मतलब आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर जॉब्स एंड देयर लाइवलीहुड्स फॉर योर लाइक गेम्स ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड ऑल? बिकॉज वो क्लाइंटल आपको ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ पे तेल है कि चलो हम वहाँ से नहीं लेंगे तो किसी और देश से ले लेंगे। उतना बड़ा क्लाइंटल आपको और कहीं मिलेगा नहीं। वो जो प्राइस वो पे करते हैं, द अमाउंट दैट दे पे फॉर द सेम सर्विस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम अमाउंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। और अगर आप वेकेट करोगे, सम अदर कंट्री विल पॉप इन एंड वो उसको दे विल ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स, और फिर उनको दोबारा रिप्लेस करके फिर आपका वहाँ मार्केट में जाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। So are we willing to sacrifice so many things for this? देखिए, वो जो आपने ये वाला आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा वैलिड है अभी तक 2025 तक, या बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जो भी इंडियन क्राउड वहाँ पे है वो प्रेडोमिनेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ही है, प्रोफेशनल्स का। एक तो ऑलरेडी जो ये इनकी H1B जो वहाँ नहीं है, जो यहाँ पे भी है, आपका ये बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में जो लड़के बैठ के काम कर रहे हैं, पुणे में और मुंबई में अलग अलग आईटी कंपनीज में, इंक्लूडिंग दैट फॉर दैट मैटर गुड़गांव एंड नोएडा, whom are they serving? उनका क्लाइंट कहाँ बैठा? उनका क्लाइंट तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही बैठा हुआ है ना। देखिए, वो एक यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो बेस्ट ब्रेन है वो ऑलरेडी अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहा है। हमारा बेस्ट ब्रेन अमेरिका के लिए एआई को क्रिएट कर रहा है। हमारा बेस्ट ब्रेन अमेरिका के लिए एनक्रिप्शंस को तैयार कर रहा है। किसी भी इंडियन विश्वविद्यालय आईआईटीज़ के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो अमेरिका की किसी भी कंपनी के लिए काम करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस कंपनी से तार अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जुड़ा होगा ही। अमेजन से लेके एलन मस्क तक और माइक्रोसॉफ्ट से लेके मेटा तक, एप्पल तक, उन कंपनियों के तार अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ जुटे हुए ही हैं। तो ज़ुकरबर्ग ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। उसके अलावा चारा ही नहीं है, वो यथार्थ है और वो सत्य है। तो इस तरह से हमारा खुद का ही टैलेंट हमारे खुद के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम संबंध खराब करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम प्ले स्मार्ट करें, हम भी वो कार्यवाही करें जिस कार्यवाही के चलते हमारे पास भी वो कैपेबिलिटी हो कि अगर अमेरिका हमें थ्रेटन करता है, जिस तरह से उन्होंने किया अभी हमें और कर रहे हैं, और ये अधिकारियों की आड़ में हमारे ऊपर जिस तरह से उन्होंने कीचड़ उछालने का प्रयास किया है, और जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय और हमारे जो उच्चतम अधिकारी हैं सुरक्षा को देखने वाले, उनके विषय में जिस तरह की बयानबाजी और कागजबाजी हुई है, उसके बाद हमने क्या किया है? हमारी तरफ से उसका जवाब क्या हुआ है? हमारी तरफ से उसका काउंटर अभी तक कुछ किया ही नहीं गया, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा हो भी सकता है। हम तो पिछले 20 साल से उस नैरेटिव की आड़ में अपने आप को दोस्तों की तरह बिहेव करने जा रहे हैं कि ये तो हमारा दोस्त है। अब दोस्ती की आड़ में उन्होंने खेल दिया हमारे साथ गेम बहुत बड़ा। अब हम समझ रहे हैं कि यार ये तो भरोसे के लायक है नहीं। तो हमें तुरंत वो कार्यवाही करने की क्षमता एक्वायर करनी चाहिए, जिसके चलते हम उन्हें अमेरिका में बैठ के बता सकें कि अगर आप हमारे साथ ये डर्टी गेम्स खेलेंगे किसी भी तरह से, तो हम भी ये आपके साथ कर सकते हैं। और ये कोवर्ट ऑपरेशंस में बाहर डिस्कस करने के नहीं होते, बट आप जो एलिज किया जा रहा है कि भाई आपने प्रयास किया था, और वो पन्नू वाला जो केस हुआ जिसमें इंडाइट किया गया एनएसए को भी, सेक्रेटरी आर को भी, और भी एक दो लोगों को, तो they caught it, they say that they caught it, and वो बंदे उन्होंने 2 पकड़ रखे हैं, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चली और इंडाइटमेंट भी चल रही है। सो आई मीन, डोंट यू थिंक कि इफ इट वाज डन, इट वाज पुअरली डन, एंड इफ इट वाज नॉट डन, तो इस तरह प्रोवोकेटिव चीज़ तो कुछ नहीं हो सकती कि जो चीज़ हमने की नहीं उसके लिए हमको एक्यूज किया जा रहा है। और हमारे
इतने सीनियर, मतलब NSA से लेके सेक्रेटरी आर तक के लोगों को मतलब इंडाइट किया जा रहा है। तो दो में से कोई एक चीज ही हो सकती है, या तो अगर हुआ है तो डन पुअरली, अगर नहीं हुआ है तो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स इफ दे आर इंडाइटिंग योर NSA एंड सेक्रेटरी आर। दोनों केस में ही ये शर्म की बात तो है। अगर हुआ है और इतने पोरली एग्जीक्यूट हुआ है, पोरली इस तरह से कंसीव किया गया और पकड़े गए ऐसे करते हुए, तो वो शर्म की बात है। और अगर नहीं हुआ है उसके बावजूद वो अगर कुछ हम रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे हैं और सच्चाई के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो भी शर्म की बात है। दोनों तरह से द एग फॉल्स ऑन आवर फेस, दोनों तरह से आंख तो हमारी नीचे हो रही है ना। इसीलिए रियल पॉलिटिक हमेशा दो बलवानों के बीच में ही होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो कॉलोनियल ही होता है सिंपल। अमेरिकन्स अपने मन से अभी भी इंडिया को एक कॉलोनी ही देखते हैं कि यार पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अभी हमारी कॉलोनी। उसको हर इंडियन एक रेवेन्यू जनरेट करने का आदमी दिखता है। उसको ऐसा नहीं फील होता है कि ये कोई इंडियन एक कोई सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। जैसे वो बाकी सब सिविलाइजेशन जो सभ्यता को ख़त्म करा है, वो इंडिया के साथ भी वैसा कर सकते हैं। इसके बारे में किसी को कोई मुगालता नहीं रहना चाहिए। वो बर्बर लोग हैं, रूथलेस हैं, और वो अपने मार्केट स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और चाइना के साथ अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। बहरहाल जहाँ हमें सावधान होने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा टैलेंट हम क्यों ना उस स्तर पे हम अपने लिए रिक्रूट करना शुरू करें जिस स्तर पे उसका बाकी लोग ऑलरेडी आकर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ऑन कैंपस। जो हमारे बेस्ट ब्रेन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं पोस्ट 12th स्टैंडर्ड स्पेशल ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि आगे ये लड़ाई जितना ज़्यादा AI ड्रिवन होगा, जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा ड्रिवन होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, जितना ज़्यादा बॉट्स ड्रिवन होगा, जितना ज़्यादा ये ड्रोन्स ड्रिवन होगा, उतना ज़्यादा ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक लॉस होएगा कि इंडिया का टैलेंट इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो। भैया ये बात भी आपकी ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बट आप मुझे ये बताइए कि वो टैलेंट यहाँ पे क्यों रहे? हम उससे देशभक्ति की इतनी उम्मीद करते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे रुके। आप मुझे बताइए, वो जो भी कमाएगा यहाँ सक्सेसफुल है? इंडियन इकोनॉमी या इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन पनिशिंग द अपर मिडिल क्लास। या तो मैं एकदम ही बड़ा बिलियनियर बन जाऊं, 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ वाला, फिर तो ठीक है। या तो मैं एकदम ही पुअर हो जाऊं, ये खाने को भी लाले पड़े, तो भी ये सिस्टम मेरे लिए ठीक है। बट अगर मैं 2 रोटी खा सकता हूं से लेकर के, अगर मैं हॉलीडे पे यूरोप जा सकता हूं के बीच वाला ये जो क्लास है ना, ये इंडिया में पनिश ही तो हो रहा है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वो रुक जाता है, IIT से निकला, वो कहता है यार मुझे ना 2 करोड़ का पैकेज US में सैन होजे में नहीं चाहिए, सिलिकॉन वैली में, ठीक है, मैं 1 करोड़ का पैकेज इंडिया में लेकर के यहाँ पे काम करूंगा, अपने देश के लिए काम करूंगा। ठीक, पहली बात, कोई सरकारी कंपनी तो उसको 1 करोड़ का पैकेज देगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। योर सैलरी कांट बी मोर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक है हमारे यहाँ। फिर कहीं चलिए प्राइवेट कंपनी में ही, मान लीजिए टाटा में या अंबानी में या कहीं पे भी वो लग गया 1 करोड़ रुपए लेकर के, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही कर रहे हैं, मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए के पैकेज पे यहाँ ज्वाइन कर लेगा। निर्मला सीतारमन बोलेगी 1 करोड़ रुपया, 30%, 30 लाख तो पहले इनकम टैक्स ले आओ। 1 करोड़ में से 30 लाख तो उसका इनकम टैक्स वो मतलब गया ही गया, मतलब उसको रोक ही नहीं सकता। उसके बाद TDS, हाँ, मतलब वो तो सब गया। अब बताइए, 1/3 आपने एक आदमी की कीमत, सैलरी की आपने वैसे ही ले ली उससे, ठीक। उसके बाद वो गाड़ी खरीदेगा, क्या चलो ऑफिस, अब गाड़ी नौकरी लग गई तो अब मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना, तो गाड़ी खरीदेगा तो रोड टैक्स देगा, ठीक है, रोड टैक्स देगा। रोड टैक्स भी वो थोड़ा बड़ा नहीं देता, वो लाखों में रोड टैक्स देगा। उसके बाद GST देगा गाड़ी पे, ठीक। ये भी डिपेंड करेगा कि गाड़ी कौन सी ले रहा है, उसके हिसाब से उसकी GST भी तय होगी, ठीक। 18% से लेकर 28%, 8% जो भी है, व्हाटएवर, वो पे करेगा। उसके बाद सड़क पे निकलेगा गाड़ी लेकर के, शोरूम से फोटो खिंचा के,
ठीक है। सड़क पे निकलेगा, जाएगा पेट्रोल पंप पे डीजल या पेट्रोल जो भी भरवाएगा उस पर सेस देगा, जो भरवा रहा है तेल उसके ऊपर। उसके बाद निकलेगा, सड़क पे आएगा, टोल भरेगा। भाई सड़क पे चल रहे हो, टोल दो। उसने टोल दिया। टोल भी आप, अब तो फास्टैग आ गया, आप बच ही नहीं सकते। फास्टैग नहीं लगाओगे तो एक्स्ट्रा दोगे, कैश में दोगे तो। वो उसने, चलिए उसने वो पे कर दिया, लेकर के फिर अब जाएगा कहाँ? उसको घर भी तो चाहिए रहने के लिए। घर खरीदोगे, उस पर टैक्स दोगे, और सब सारे टैक्स देने के बाद, घर खरीदा आपने, उसके ऊपर टैक्स दिया, दुनियादारी ले दे करके उस 1 करोड़ रुपए कमाने वाले के पास भी बचा गया। ठीक है। उसके बाद स्कूल आपने ऐसे, इतना टैक्स लेने के बाद भी स्कूल आपने ऐसे नहीं रखे कि वो अपने बच्चे से स्कूल में पढ़ा सके। अस्पताल आपके सरकारी ऐसे हैं नहीं जहां पे वो अपने घर वालों का इलाज करा सके। कितने सरकारी अस्पताल हैं जहां पे वेंटिलेटर है? कितने सरकारी अस्पताल हैं जहां पे वो सुविधा मौजूद है जो सुविधा बाहर प्राइवेट अस्पतालों में है? कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां कम से कम टाइम से पोछा ही लग जाता हो? एम्स को पीजीआई छोड़ दीजिए, एम्स और पीजीआई कितने इस देश में? ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर वो स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएगा, उसकी लाखों रुपए की फीस देगा, मतलब ओवरवेलमिंगली एक्सपेंसिव है। दिल्ली, मुंबई में यू योरसेल्फ आर अ फादर, आप मुझे बताइए कि प्राइवेट एजुकेशन कितनी महंगी है। ये सब करके वो देशभक्ति के नाम पे उसको आप चाहते हो यहां रुके, और सरकार उसका खून चूसे। ठीक है, बिल्कुल उसको स्क्वीज कर दे। सरकार बोले या तो एकदम ही भिखारी बन जाओ तो तुम्हारे घर में फ्री का राशन दे देंगे, या एकदम ही अंबानी बन जाओ कि तुम्हारे हम एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। अगर तुम अंबानी और भिखारी के बीच में कहीं भी हो तो हम तुम्हारा खून चूस लेंगे। तो ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, ट्राई टू पुट योर लेग्स इन द शूज ऑफ दोज पीपल जो एनआरआईज हैं। वो क्यों यहाँ टॉर्चर? वो अमेरिका जाते हैं, कंपनी लुक्स आफ्टर देयर लाइक देयर हाउसिंग, देयर एवरीथिंग, एक्सपेंसेस, टैक्स भी है, वहां पे भी टैक्स देते हैं, लेकिन उनका कम से कम टैक्सेशन के नाम पे उनका खून नहीं चूसा जा रहा ना। वहां पे सरकारी स्कूल में भी अगर अपने बच्चों को अगर वो भेज दें, ठीक है, तो कम से कम उनके बच्चों को ढंग का खाना तो मिलता है लंच ब्रेक में, उनको एजुकेशन तो ढंग की मिल रही है। आप तो वो दे नहीं पा रहे। तो क्यों, मतलब वो किस किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करे? एक लेवल पे करे, दूसरे पे करे, तीसरे पे करे, चौथे पे करे। आप कहते हैं कि तुम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करो देश के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंट्रीब्यूट। देश सबकी मेहनत से बनता है। टुगेदर एवरीबडी क्रिएट्स दिस थिंग कॉल्ड अ कंट्री। अमेरिका भी बहुत लोगों ने मिल के साथ बनाया था। अब क्योंकि अमेरिका क्रम्बल होना शुरू हो गया है, इसलिए पहली बात तो यह है कि ये सेंस बनता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी अब नौकरियां हैं नहीं आगे देने के लिए। अमेरिका या यूरोप के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा बाजार बचा नहीं है जहाँ जाके नौकरियां मिलें। और वहाँ पे ऑलरेडी लोकल रिजेंटमेंट इतना बढ़ गया है कि उसके चलते एलन मस्क जैसे जिद्दी आदमी को भी अपने फैसले ये H-1B वीज़ा के बारे में वापस लेने पड़े हैं। एक जो मागा रेडिकल्स हैं, ऑलरेडी उन लोग के ऐसे प्लान्स हैं कि रेडिकल एक्शन, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में एक बहुत ही रेडिकल रिप्लेसमेंट थ्योरी नाम का आइडिया प्लांट कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा तबका है वाइट रस्ट बेल्ट के जो हार्ड कोर ट्रम्प सपोर्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ये सारे माइग्रेंट्स अमेरिका में इसलिए लेके आ रही है ताकि ये लोग वाइट लोगों से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए, और ये लोग फिर हमेशा माइग्रेंट्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करें। इस तरह से वाइट लोगों का रिप्लेसमेंट करा जा रहा है सिस्टमेटिकली। और ये रिप्लेसमेंट रोकने के लिए जो भी बाहर के लोग अमेरिका आ रहे हैं, लीगल या इलीगल, उनको वापस भेजा जाना चाहिए। तो जब ये एक एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट होता है तो उस वक्त डिस्टिंक्शन बहुत कम लोग कर पाएंगे कि ये इंडियंस हैं, कि ये मतलब ऑलरेडी हमारे इंडियन जो इंजीनियर्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश होना शुरू हो ही गया है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहाँ पे वर्क कंडीशंस हैं, जिस तरह के प्रेशर्स हैं, आई डोंट थिंक इट वुड मेक सेंस फॉर एनीबडी to look to the US and not towards India as a future prospect for having enough, to make a difference, to make a living. But वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं इंडिया में इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फ्यूचर,
But अभी you जितना have to create, but you have to provide a suitable environment for them to come ये back. जो यू है ना, वो यू नहीं है, वो वी है. वी हैव टू टुगेदर डू समथिंग अबाउट दिस, यू एंड मी एंड एवरीबॉडी. आपको लगता है कि मेरे और आपके कहने पे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है ना बहुत अच्छी. भाई टैक्सेशन कम करना. वैभव जी, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि टैक्स तो अमेरिका में भी 35% है ही. टैक्स अमेरिका में भी हर चीज़ पे लिया जा रहा है. मगिंग अमेरिका में भी होती है, मगिंग लंदन में भी होती है. सुरक्षा लंदन में भी नहीं है, एनएचएस लंदन का भी फेल हो रहा है. फैक्ट्री में इस वक्त बिजली जर्मनी में भी नहीं आ रही, मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी में. आप एनएचएस को कंपेयर करते हैं यहाँ पे हमारे सरकारी अस्पताल से? कई सरकारी अस्पताल बेहतर है एनएचएस, कई सारे बेहतर है. एम्स बेहतर है, पीजीआई बेहतर हो सकता है, बट 99% इंडिया एम्स और की समस्याओं की तरफ नहीं, उनके समाधानों की तरफ देखना अगर शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारा समय अपना और इस समाज का बचाएंगे. हम समाधान ओरिएंटेड क्यों नहीं हो सकते? इस वक्त बात ये चल रही है कि हमारा कौन करेगा? अरे हम सब मिलके, युवा वर्ग, ये सारी पीढ़ी जो सोच रही है कि हम आईआईटी से पास होने के बाद हम अमेरिका चले जाएंगे, प्रिंसटन से हम एमबीए कर लेंगे, उसके बाद वॉल स्ट्रीट पर लग जाएंगे. वॉल स्ट्रीट इटसेल्फ का फ्यूचर कोई बहुत ब्राइट है नहीं. ये ऑलरेडी जिस तरह के इन्फ्लेटेड मार्केट्स हैं, ये सारी ग्लोबल इकोनॉमी कैश करने को तैयार है. उसके बाद ये जो एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट है, उसके चलते लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट किसी भी बाहरी कंट्री में इस वक्त नहीं देखना चाहिए. वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट और अपनी एनर्जी इंडिया में इन्वेस्ट करनी चाहिए ना. इंडिया में ऑलरेडी 40 करोड़ लोग इस वक्त जवान हैं जो थोड़े दिनों के बाद शादी करेंगे. शादी करके वो बच्चे पैदा करेंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको गाड़ी चाहिए होगी. ये जो सब आप बता रहे हो, वो सिर्फ टैक्स देने के काम में नहीं आएगा. उसके चलते इकोनॉमी का पहिया भी तो घूमेगा. जब ये इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, सब लोगों के लिए ज़्यादा सुविधा होगी, सब लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी. सबके द्वारा मिल के एक नया भारत, नया एक श्रेष्ठ भारत बनाया जा सकता है. ये तब तक नहीं होगा जब तक ये किसी मतलब हमारा श्रेष्ठतम अगर कहीं और बैठा हुआ है, तो हम अपने एक मस्तकहीन एक राष्ट्र की तरह तो अपनी वो सर्वश्रेष्ठ ग्लोरी नहीं प्राप्त कर सकते. इसलिए ये समय है, क्योंकि ऑलरेडी जो समीकरण बन रहे हैं, अगर एक एडवाइजरी जारी की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उस एडवाइजरी में ऑलरेडी कहा जाएगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन अमेरिका पोस्ट ट्रम्प इलेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग अ काइंड ऑफ एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट. ये सब ऑलरेडी, दिस इज लाइक नॉट इंटेलिजेंस एनीमोर, राइट? इट इज देयर. नाउ व्हाट वुड मेक सेंस इन दिस एनवायरनमेंट? It would make sense to be like, start getting proactive there and start getting proactive here so that our people are not dependent only on this H1B visa. यार अगर वीज़ा मिल गया तो मेरी ज़िंदगी बन गई और नहीं मिल गया तो मर गया मैं. नहीं ना, उसको नौकरी दो ना, उसको नेशनल साइबर सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो ना. उसके लिए आप बड़ी बिल्डिंग बना के एक साथ 3000 लोगों के रहने की व्यवस्था कर दो कि 3000 लोगों को तुम इंडिया के लिए एआई क्रिएट करो. सबसे बड़ी LLM 20 प्रोजेक्ट है, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है. 30,000 रुपये महीना मिलेगा, रहना खाना वाईफाई कपड़े सब मिल रहे हैं. ख़त्म. काम करो देश के लिए. 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट बना के अगर दे दिया तो तुम लोग परमानेंट हो जाओगे, नहीं होगा तो लात मार के बाहर निकाल देंगे, कभी नौकरी नहीं मिलेगी. दिस इज द टाइम फॉर डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स. नो, हम अपने बेस्ट ब्रेन्स को लाके बोलते हैं कि 3 साल तुम्हारी इंटर्नशिप जरूरी है, उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन हो जाएगा, फिर तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं पे भी नौकरी मिलेगी, तुम्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया तुमने. उसको अपॉर्चुनिटी तो दो. भारत के लिए मरने को तैयार है भारत की वीर. हमसे कह रहे हैं नहीं यार तुम अग्निवीर ही हो जाओ पहले. अरे क्यों भाई, आ जाओ, हमको जरूरत है. ये समय मतलब दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे लोग अब इसराइल के लिए जाके लड़ेंगे और यूक्रेन के लिए जाके लड़ेंगे और रशिया के लिए जाके लड़ेंगे और उनके लिए शहीद होंगे. ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का. हमें हमारे लड़के भारत नहीं भेजने ऐसे बाहर. वो भारत की इस मिट्टी के बच्चे हैं, उन्हें भारत के लिए कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है. ये बाहर भिखारियों की तरह देखने की आवश्यकता नहीं है. वो ज़माना ख़त्म हो गया. उन अंग्रेजों के पास कुछ भी देने के लिए है नहीं, वो खुद भूखे मर रहे हैं. कनाडा में सिख भाई लोग अभी इस वक्त चलाते हैं कई दफ़े, और ये कोविड के समय हमारे भाइयों ने वहाँ पे लोगों को भोजन दिया है. तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी रखा नहीं है. ये सिर्फ ये फैंसी आइडियाज़ हैं और हॉलीवुड की पिक्चरें हैं. ख़त्म हो चुके हैं वो सपने. उन टूटे हुए सपनों के सामने एक बड़ी ऐसी स्क्रीन लग रखी है, उस स्क्रीन के पीछे बजा हुआ है दृश्य. जो भी आपके दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ वेक अप. द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड. It's not the time to be living in fancies and illusions. Wake up. India is the future. हर तरह से भारत में ही है जो कुछ, अगर उनका भविष्य है तो. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, हर लेवल पर कॉरपोरेट्स को एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भारतवर्ष की परियोजना नहीं है इंटर्नशिप वाली,
उसके चलते आप ऐसे इंस्टीट्यूशनल कर दीजिए ना कि साल भर की इंटर्नशिप है, आप इस प्रोजेक्ट के लिए आके काम करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनफ रिसोर्सेज हैं ये करने के लिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ये काम किया जा सकता है। और इसी तरह से सेम काम मैं तो कहता हूँ कि सेना के लिए कम से कम इस वक्त त्वरित गति से इस अग्निवीर को वापस लेके और एक मास रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अगले 3 साल के भीतर भीतर हमें एक बहुत बड़ी और ट्रेन फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और ये भारत के वीर कहीं और जाके शहीद हों, ये स्वीकार्य नहीं है भारत माता को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए कि इनकी पेंशन कहीं आएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर तुम्हारा कुछ रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा रहना खाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी कि तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करोगे। हर आदमी में इतनी क्षमता हो सकती है, जितना इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतना दिमाग है जिसका इस्तेमाल करके उससे कुछ प्रोडक्टिव किया जा सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। तो कहाँ जाके शहीद हो रहे हैं इंडियंस? नहीं, अभी कई लोग रशिया की तरफ से लड़ते हुए यूक्रेन में, कई लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए, कई लोग इसराइल में अभी हमास के टाइम पे, कई अनफॉर्चुनेटली कई लोग ये जो जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान तक में, सीरिया में इंडियन सब, तो मतलब पहले ये सब अनबिलीवेबल था। 2010 के पहले अगर कोई कहता कि कोई इंडियन कहीं बाहर जाके जिहाद में इन्वॉल्व है तो कोई भी मानता नहीं है खबर। इनफैक्ट कई बार ऐसे खबर फैलाने का पाकिस्तान के द्वारा प्रयास भी हुआ था। जब सीरिया का जो सिचुएशन था अर्ली, तो उस वक्त एक आध जगह ऐसे दिखाया गया कि ऐसे रुपये पड़े हुए हैं हिंदुस्तानी जो भारत के रुपये, तो कोई भी माना नहीं। सबको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया के लोग बाहर जाके ऐसा लड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगले उसके बाद से पिछले 14 साल में वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अभी कई ऐसे केसेस हुए ना, वो आपके मतलब हुए ऐसे केसेस कि अफगानिस्तान तक में ऑफेंसिव एक्शन में इंडिया के जो जिहादी लड़के थे वो पकड़े गए। तो ये वो समय है कि उस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान देके और उस पर कार्रवाई शुरू करी जाए। इसराइल और यूक्रेन में भी शहीद हुए जी। इसराइल के पास तो इसराइल को हमारी फोर्सेस की क्या जरूरत है? इसराइल के ज्यादातर ऑपरेशंस तो एयर ऑपरेशंस रहे, ड्रोन ऑपरेशंस रहे। फोर्स की लॉजिस्टिक्स हैंडल करते हैं ना। अच्छा। लॉजिस्टिक्स, डाइनिंग, केटरिंग, व्हाटएवर। अच्छा, लॉजिस्टिक्स। और एक लास्ट डिस्कशन आज का, जब आप इंडिया की नेबरहुड में देखते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और भूटान में तो हम देख रहे हैं किस तरीके से भूटान में चाइना जो है डायरेक्टली डील कर रहा है, और काफ़ी सारा एरिया भी एनक्रोच किया हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने डिनाई किया, भूटान वालों ने, नहीं हमने कोई एरिया नहीं दिया चाइना को, बट नाउ इट इज़ अवेलेबल कि चाइना हैज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। कहीं ना कहीं वो वहाँ के किंग के कंसेंसस से ही हुआ है, उसकी मर्जी से हुआ है। चाइना ने कोई फोर्सफुल ऑक्यूपेशन नहीं किया है। अब वो कोई क्या डील हुई है उनके बीच में, नोबडी नोज। म्यांमार में हम देख रहे हैं, बांग्लादेश हम डिस्कस कर चुके, मालदीव्स, श्रीलंका। हाउ डू यू सी दिस एंटायर नेबरहुड ऑफ इंडिया राइट नाउ? जैसे किसी ओपनिंग बैट्समैन के लिए एक साथ 3 स्लिप, गली, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ, जैसे इस तरह से सजा के रखे ना, और फिर उसे फांस के उसे तुरंत आउट करके वापस पेविलियन भिजवा दिया जाए, उस तरह से दिख रहा है मुझे कि बहुत सुनियोजित तरीके से एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करा गया है जो इंडिया को फेवर तो नहीं ही कर रहा है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल ऐसा माहौल है कि जो भी इंडियन की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने के लिवरेजेस थे वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ जितने लिवरेज हैं वो ज़्यादा हैं और हमारे हाथ में जो लिवरेज है वो बिल्कुल मिनिमम है। इस वक्त हमारे हाथ में होना चाहिए थे ऐसा लिवरेज कि जैसे हमारे खिलाफ कोई ये डर्टी गेम्स खेलना शुरू करे, हम तुरंत किसी स्टेज पे वो उसको रिटेलिएट करके, रेसिप्रोकेट करके और उसको शांत करने लायक एक स्थिति रखें। अगर वो नहीं होगी तो वो कॉन्सिक्वेंटली एस्केलेट करता रहेगा। तो इस नेबरहुड में जो ये एंटी इंडिया माहौल बन गया है उसको प्रो इंडिया बनाना, ये तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जिसकी कैपेबिलिटी इस वक्त किसी में भी है नहीं। लेकिन किसी भी तरह से ये जो इतना एंटी इंडिया माहौल है ये रेडिकल होके किसी एक्शन में और एंटी इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एक्शन में न तब्दील हो,
उसके लिए प्रयास करके, उन कंट्रीज़ के साथ रीच आउट करके, उस कंट्रीज़ के एलिमेंट्स के साथ रीच आउट करके, इंडिया का सॉफ्ट पावर का यूज़ करके, इंडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको वहाँ भेज के, किसी तरह का कल्चरल आउटरीच करके, उन कंट्रीज़ के साथ हमारी हिस्टोरिकल जो एक मैत्री है उस तरह की फिल्में या सीरियल बनवा के उन कंट्रीज़ को दिखवा के स्ट्रेटजिकली थोड़ा सा इन विषयों को सेंसिटिवली हैंडल करके इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो एक हिस्टोरिकल ब्रदरहुड है उस नैरेटिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए दुनिया के सामने। ये जो सार्क का एक विजन था, सार्क से पहले भी जो नॉन अलाइड मूवमेंट का विजन था, ये इंडिया की वो ग्लोबल लीडरशिप का ही पहला पायदान तो था कि अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है तो इस लोकल इस रीजन से तो शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे भी हम नेतृत्व तो नहीं दे पा रहे तो विश्वगुरु बनने का सपना हो नहीं सका। इस वक्त पाकिस्तान की 1000 तरह की समस्याएं हैं, पाकिस्तान की आर्मी को 1000 तरह के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी किसी फ्रंट के ऊपर आ रही है। इंडिया को वो जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल कोवर्ट ऑपरेशन खेलने की कैपेबिलिटी है उसको डिप्लॉय करके इस सिचुएशन को अपने इंटरेस्ट में मनूवर करके इन कंट्रीज़ में अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करें और इंडिया के साथ दोस्ती रखने के क्या फ़ायदे लॉन्ग टर्म में इन कंट्रीज़ को होने वाले हैं कि हम हर कंट्री के अंदर एक एक आईटी खोल देंगे, हम हर कंट्रीज़ के अंदर एक एक आईएम खोल देंगे, हम हर कंट्री के अंदर एक एक एम्स खोल देंगे। क्यों नहीं? इंडिया के पास इतना टैलेंट है ना। भारत सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं, कोलंबो में काम कर रहे हैं, भूटान में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं? भारत के पास है इतनी क्षमता, भारत के पास इतना मैन पावर है, भारत के पास इतने कर्मठ लोग हैं, भारत के पास ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, भारत के पास लाखों के तादाद में वैद्य हैं ऐसे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन और योगा इन देशों में जाके और उस एक्सप्लॉयटेटिव ग्लोबल उस बिग फार्मा को डिसमेंटल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इनिशिएटिव हो सकता है मेडिकल क्षेत्र में। इस तरह के कई सारे प्रयास तुरंत करने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना के और इंडिया को स्क्वीज करके पिंसर की तरह ये अगर अलाउ कर दिया इंडिया ने और अगर बहुत लेट हो गए तो उसके बाद जो असहाय का नैरेटिव कोई नहीं सुनना चाहेगा। असहाय की फिर वो जो लाचार पुरकार होती है फिर उसकी ललकार नहीं होती है। वो ललकार तब हो सकती है जब जो हमने बात की कि वो हमारे पास कैपेबिलिटी हो, ओवर्ट ऑपरेशंस करने की हो, ऊपर से हम ये ह्यूमैनिटेरियन अपने जो कंट्रीब्यूशंस हैं आगे इंडिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, हमारे पास हर तरह का टैलेंट है, हमारे पास डॉक्टर्स इंजीनियर्स, हम तुम्हारी सड़क बनाएंगे, हम तुम्हारे स्कूल बनाएंगे, हम तुम्हें मैनेजर्स देंगे, हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे, हम तुम्हारे आईटी करवा देंगे, हम तुम्हें नई क्रिप्टो करेंसी दे देंगे, हम दुनिया भर के लिए सब कुछ कर देंगे। ट्रस्ट इंडिया, इंडिया has always served the world, we will keep on serving the world. Just hold on where you are. Let us get into the picture. Let us start playing the game. Let us win it for Mother India. भारत माता की जय। थैंक यू। जय मां।